बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बात करेंगे जो हमारी तारीख में बहुत कंट्रोवर्शियल है। एज ए प्रेसिडेंट, एज एन आर्मी चीफ एंड एज ए ग्लोबल लीडर अगेंस्ट टेररिज्म। मैं बात कर रहा हूँ जनरल मुशर्रफ की। मैंने जनरल मुशर्रफ के साथ कुछ 7-8 साल 9 साल काम किया। 2000 से लेकर आई थिंक 2008 तक 8 साल हमने उनके साथ काम किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी और फिर नेशनल असेंबली में, फिर कैबिनेट में। तो मैंने उनको कैसा पाया। लोगों की बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस है। आज हम खुल के बात करेंगे एक ऐसा पाकिस्तानी जिसकी वजह से, जिसने जो टीम सेट की, उसके वजह से पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट थी वो 6.7% तक है। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की और ग्रास रूट लेवल तक की। जो बंदा साइकिल पे था उसके बाद मोटरसाइकिल आ गई, जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो गाड़ी पे चला गया, और जिसके पास गाड़ी थी उसने एक जीप ले ली। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल तरक्की पाकिस्तान ने की, और उस तरक्की के जो असरात थे वो नीचे तक पहुंचे, हमारे हलकों में पहुंचे। ख़वातीनो हज़रात, जनरल मुशर्रफ साहब की जो पॉलिटिकल कहानी शुरू होती है वो वहाँ से होती है जब नवाज शरीफ साहब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को प्राइम मिनिस्टर हाउस में खुफिया तौर पे बुला के वो आर्मी चीफ के रिबन जो हैं वो लगा देते हैं। और उस वक्त जनरल मुशर्रफ कहाँ पे होते हैं? इधर वो जहाज में होते हैं या श्रीलंका में होते हैं, बट पाकिस्तान की बॉर्डर्स में नहीं होते। अब इसके ऊपर दो राय है। एक है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर आर्मी चीफ मुल्क के अंदर ना हो तो उसको हटाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अथॉरिटी है हायरिंग एंड फायरिंग की, वो जब दिल करे वो उनको उठा सकते हैं। मगर जो ऑप्टिक्स थे, जो हमें देखने को मिला, मेरी उम्र 24 साल थी, मैं से 23-24 साल उम्र थी, तो जो हमने देखा अपनी आंखों से और सुना और जो माहौल बना वो एक नफरत का बना नवाज शरीफ साहब के इस इकदाम के खिलाफ। क्योंकि यहाँ खबर ये चली कि जहाज को इंडिया में उतरने के लिए कहा जा रहा है। तो इंडिया में अगर आपका आर्मी चीफ को जलील करके वहाँ पे अपनी ही गवर्नमेंट उतार दे तो फिर आई थिंक वो शख्स प्राइम मिनिस्टर रहने के काबिल नहीं। मगर ये मेरा ओपिनियन जो है ये डिस्प्यूटेबल। दूसरी तरफ जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया तो इसको हम कू कहते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और मुल्क में एक सॉर्ट ऑफ मार्शल लॉ लगे, सॉर्ट ऑफ नहीं बट उसका नाम आप कुछ भी कह लें, बट मार्शल लॉ लगा दिया गया। इन दोनों चीज़ों की सजाएं, जो नवाज शरीफ साहब ने किया और जो मुशर्रफ साहब ने किया, इन दोनों चीज़ों की सजाएं आर्टिकल 6 में आती हैं, और दोनों में से किसी एक को फांसी की सजा हो सकती है। बट ये पास्ट की बात है, आपने देखा कि ऐसा दोनों के साथ ना हुआ। मगर इस पॉइंट के ऊपर हम ज़रूर एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे एंड कि हम टेक्निकली ये देखें कि सही तौर पे कि जो कानून है, पाकिस्तान का कानून और आइन जो है, वो इस बारे में क्या कहता है। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, हम ये ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने मुशर्रफ साहब की पहली तकरीर सुनी तो मुझे वो बड़े सख्त और अब्रप्ट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग आदमी लगे। जब उनकी वो आप तकरीर देखेंगे कि जब वो पहली दफ़ा पीटीवी के ऊपर आते हैं। Your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty. बट दैट वॉज माई फर्स्ट इम्प्रेशन। मुझे उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया, मुझे वो अच्छे ना लगे। मगर चंद दिनों तक जब उनको और देखा गया, पढ़ा गया, और ख़ास करके जब उनके पॉइंट्स आए पाकिस्तान रिगार्डिंग पाकिस्तान, और उनमें सबसे पहला पॉइंट जो बड़ा पॉइंट मुझे लगा और मेरे दिल में उसने वो तीर की तरह आके लगा, वो था फर्स्ट पाकिस्तान। फर्स्ट पाकिस्तान के पीछे मैं दीवानों की तरह जनरल मुशर्रफ को फॉलो करने लग गया। मैं पॉलिटिकल फैमिली से था, माशाअल्लाह
तो ये लगा हुआ था, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आए, मैंने इलेक्शन लड़े और मैं ज़िला नायब नाज़िम सियालकोट मुंतखब हुआ। मैं उस वक्त 25-26 साल मेरी उम्र थी और जब मेरी मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई प्रेसिडेंसी में, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया, तो मैंने भी चंद बातें बताई पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना चाहिए, जबकि मैं वहाँ सबसे छोटा था शायद। तो उन्होंने काफ़ी उसको पसंद किया और मेरी, क्योंकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब अब दुनिया की आंख का तारा बनना शुरू हो चुके थे एंड ही वाज बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर ऑन द ग्लोबल स्केप, तो वो मुझे उन्होंने जब प्रेज किया तो मुझे और अच्छा लगा। He patted me on my back and he told me that come on, let's build Pakistan. तो पाकिस्तान के उस जज्बे में एंड विद हिज करिश्मा मैं और ज़्यादा उनको फॉलो करने लग गया। मैंने मुशर्रफ साहब को कभी भी बददिमाग, गुस्से वाला, अनकॉम्प्रोमाइजिंग या गरूर करने वाला आदमी नहीं पाया। मैंने मुशर्रफ साहब को हमेशा एक हम्बल, आजिज, फॉरगिविंग यानी कि माफ कर देने वाला, दिल में बुग़्ज़ ना रखने वाला, जैसे आपने नवाज शरीफ साहब की और उसकी फैमिली की डील देखी, वो जो 10 साल की उनको उन्होंने डील दे दी, एक तरफ फांसी का सुन रहे थे, दूसरी तरफ डील दे के उनको वापस भेज दिया गया। तो मैंने उनको एक खौफनाक डिक्टेटर नहीं पाया। उस वक्त तो खैर हमें लगता ही नहीं था कि ये डिक्टेटर भी है, शायद हम उनकी पॉलिसीज़ के या उनके इक़्तिदार के बेनिफैक्टर्स थे, शायद इस वजह से हमें ये लगता था कि जो कहते हैं वो ठीक करते हैं, मगर एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने उनको विंडिक्टिव नहीं पाया। वो बदला लेने वाले, रिवेंज लेने वाले इंसान नहीं थे, तगड़े जवान थे। मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा हम जब वो जॉइंट सेशन को खिताब करने के लिए आए, तो वहाँ पे हमारे उस दौर में जो अपोजिशन थी वो बहुत तगड़ी थी, MMA, पीपल्स पार्टी, PMLN एंड वगैरह वगैरह वगैरह, तमाम पार्टीज़ की बड़ी तादाद से नेशनल असेंबली में ये अपोजिशन मौजूद थी और जमाली साहब मरहूम अल्लाह बख्शे, वो 8 वोट से तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे और वो भी, उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट ने रोल अदा किया। तो साहब ने अपनी तकरीर शुरू की, तो तकरीर शुरू करते साथ ही तमाम अपोजिशन ने डेस्क बजाना शुरू कर दी, तमाम अपोजिशन ने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया और जितना कोई सोच सकता है उन्होंने उतना हंगामा। तब किसी को उठाया नहीं जा रहा था, अगवा नहीं किया जा रहा था MNA MPs को, उनको इसलिए वो कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने टिका के वहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ जितना हंगामा वो कर सकते थे उन्होंने किया, नारेबाजी की, बुरा भला का, सब कुछ का। बट एट द एंड जनरल मुशर्रफ जब हमें हुकूमत की साइड पे देखते थे तो वो सलूट करते थे और जब वो अपोजिशन की तरफ देखते थे तो उनको वो दोनों फिस्ट दिखाते थे। ये मैंने हालात अपनी आंखों से खुद देखे। मैं इस सेशन के बाद जब हम बाहर जा रहे थे तो आई थिंक राजा नादिर परवेज साहब MNA थे अपोजिशन की तरफ से, ग्रेट मैन, ग्रेट सोल्जर एज वेल, तो वो हम दोनों अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे थे, तो वो आए तो हमने हाथ मिलाया। जब हाथ मिलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार बड़ा तगड़ा जवान। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा कि सर कैसे, मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, तो मैंने अदब से पूछा सर कैसे, तो उन्होंने कहा यार एनी ऑपोजिशन के बाद उन्हें वेखो, उन्हें एक छीटा पसीने का नहीं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ तो मुक्के विखाए ने एंजन करके बहुत तगड़ा जवान है मुशायद। सो दीज आर ये लाइव अकाउंट्स हैं जो मैं आपको चंद बता रहा हूँ, कुछ और भी बताऊंगा और इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि हम इसकी कंक्लूजन भी करेंगे कि एक्चुअली उनका टेन्योर कैसा रहा, हमने गलती की या हम उस वक्त के माहौल में हम ठीक थे। जनरल मुशर्रफ साहब के स्कैंडल्स फाइनेंशियल तो मेरे ख्याल से हमने कभी सुना ही कोई, मुझे नहीं याद पड़ता कि पैसों के मामले में जनरल मुशर्रफ के ऊपर कभी PMLN ने भी कभी कुछ स्कैंडल बनाया हो या तोहमत लगाई हो या अब्यूज किया हो। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से वो एक अपराइट आदमी थे और ऑनेस्ट आदमी थे।
पैसों के लालची नहीं थे, कपड़े बहुत अच्छे पहनते थे, घड़ी अच्छी पहनते थे, खाना अच्छा कहते थे, शौकीन आदमी थे। ही हैड अ वेरी गुड पर्सनैलिटी और मैग्नानिमस पर्सनैलिटी थी, दोस्तों के दोस्त थे, यारों के यार थे। और मगर मैंने पैसों का लालच करते उनको कभी नहीं देखा, ना मैंने उनकी फैमिली में से किसी को ऐसी कोई फजूल हरकत देखी है कि उनके भाई के नाम पे फलाने ज़मीन अलॉट हो गई है या प्लॉट्स अलॉट हो गए हैं या कोई कोटा मिल गया है या कुछ हो गया है वगैरह वगैरह। आई हैवंट सीन कि उनकी ज़ात और उनकी फैमिली की ज़ात का कोई ऐसा मामला हो। सो गुड वन मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसके बाद उनके और ऐसे कुछ नहीं है। जहाँ तक जो किसी के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं ना की किसी मुशर्रफ साहब के बारे में, लेडर्सों के बारे में, वो था तोशा खाना, जिसके ऊपर आप इतने बड़े स्कैंडल्स बन रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। आई वॉज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर कैबिनेट एंड एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। तोशा खाना हमारे अंडर आता होता, तो इसका जो प्रोसेस है मैं वो समझता हूँ सारा कि कैसे होता है। तोशा खाना के तहत पर्सनल गिफ्ट्स जो थे, जो उनको दुनिया के लीडर्स ने दिए, वो और बेगम साहिबा ने लिए, और उनकी जो कीमत थी वो बड़ी थोड़ी थी, एक्चुअल कीमत उनकी बहुत ज़्यादा थी। मगर वो कोई टी सेट था या कोई वाज था या कोई गन थी, इस तरह की वो चीज़ें थीं जो कि वो अपने घर को ब्यूटिफाई करने के लिए या पर्सनल ब्यूटिफिकेशन के लिए जो तोहफे थे, इस तरह के उन्होंने ज़रूर लिए और वो हैरान कुन प्राइसेस के ऊपर मिले। उस वक्त मैं जमाली साहब को जब रिमूव किया गया और शौकत अजीज़ साहब को लेके आए, तो हम सब का ये ख्याल था कि जमाली साहब बड़े गुस्से में होंगे। हम सब ने जाके जमाली साहब मरहूम को खुदाफिज का, थैंक यू का, हमारे बुज़ुर्ग थे, बहुत अच्छे और शरीफ आदमी थे, और वो भी एक ऐसे इंसान थे जिनके ऊपर टेडी पैसा की तोहमत नहीं लगी। सो ये आई थिंक तमाम माहौल ऐसा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ पे पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम जो रूलर्स थे उनके ऊपर ज़ाती तौर पे मेगा करप्शन स्कैंडल्स नहीं थे। जब मुशर्रफ साहब को मिले प्रेसिडेंसी में, तो मेरे साथ एक दो दोस्त और भी थे, किसी मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया हुआ था। तो उन्होंने कहा यार कि आई थिंक शौकत अजीज़ साहब भी तब साथ थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये जमाली तो बड़ा मैग्नानिमस निकला। मैग्नानिमस से मुराद है कि बड़े खुले दिल का बड़ा आदमी निकला, कि जब मुशर्रफ साहब ने उनको हटा भी दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि वो और उनकी वाइफ वो दोनों आए और उन्होंने इतना शुक्रिया अदा किया जनरल मुशर्रफ साहब का, कहते हैं कि मुझे खुद शर्म आ गई कि उन्होंने मेरे इतना शुक्रिया अदा की। ये जब जमाली साहब के बारे में उन्होंने कहा, सीधे आदमी थे, उनको ये ज़ात फात का इतना शुरू में तो कुछ पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझ आना शुरू हुई। तो आपको एक बड़े मज़े का किस्सा सुनाता हूँ कि हम वहाँ पे एक दफ़ा उनके साथ बैठे थे, तो चोई परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो चोई परवेज़ इलाही जट है, सारी दुनिया को पता है, गुजरात के वो प्राउड जट है माशाल्लाह, मैं भी जट हूँ माशाल्लाह। तो चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए पंजाब के, तो कोई रीज़न बन रहा था, तब आपको पता है जमहूरियत तो इसी तरह थी, तो कोई माहौल बन रहा था कि किसको लगाएं। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने बड़े बोलेपन में कहा यार वहाँ पे ना किसी अराई को लगा था, ठीक है। सो ही हैड नो क्लू कि क्या हो रहा है, बट उनको ये पता था कि अराई बहुत तादाद में है और लाहौर शहर में भी बहुत तादाद में है, और ज़रा बैलेंस होना चाहिए। ये कास्ट को जिस तरह हम रिवायती सियासतदान जो करते हैं, उन्होंने भी करने की कोशिश की कि चलो चीफ मिनिस्टर जट है तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो अराई लगा कर। बड़े प्रोग्रेसिव थे, आगे के बारे में सोचते थे, और मैंने तो उनको कभी कोई नेगेटिव बात करते नहीं देखा। पाकिस्तान के खैर खा थे, पाकिस्तान को जान देने को तैयार थे, इंडिया के खिलाफ मरने मारने को तैयार थे, और जब डांटते थे तो वो भी खुल के डांटते थे। मेरा मतलब ये है कि वो ही वॉज फ्रैंक। जनरल मुशर्रफ वॉज अ फ्रैंक मैन। एक दफ़ा हमें डांट पड़ी, उन्होंने हमें 30 लोगों को बुलाया प्रेसिडेंसी में हम गए, तो आई थिंक 2006-07 की बात थी, और वहाँ पे काफ़ी दोस्तों ने अपनी अपनी बात की, और हमारी प्राइसेस जो ऑयल प्राइसेस थी वो उस वक्त काफ़ी ऊपर जा रही थी। ऑल्दो डॉलर जो था वो 60 पे मेंटेन था,
बट ऑयल प्राइसेस हमारी हाई होती जा रही है। तो मैंने खड़े होके कहा कि सर इलेक्शन आने वाले हैं एंड मेहरबानी करें, वी नीड टू कंट्रोल द ऑयल प्राइसेस। हमारे खिलाफ बहुत सख्त प्रोपेगेंडा हो रहा है आवाम में, तो वगैरह वगैरह। ये वो टाइम आ गया हुआ था ख़वातीनो हज़रात जब वो चिढ़ना शुरू हो गए। ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि पहले 5 साल या 6 साल मुशर्रफ साहब बिल्कुल नहीं चढ़ते थे। अगर आप उनकी बुराई भी करते थे उनके मुंह पे, उनकी या उनकी पॉलिसीज की या किसी बात के ऊपर, तो ये वो टेक इट लाइक अ मैन और आपसे गुफ्तगू करते थे और चिढ़ते नहीं थे। अब ये टाइम आना शुरू हो गया था कि लोगों ने उनको कह के फलाना वो इरिटेट होते थे अगर कोई बुराई की बात करे, क्योंकि द नंबर्स जो पाकिस्तान के आते थे वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन आते थे। पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था फाइनेंशियली, मगर जब नंबर्स आना लोगों ने तनकी ये लोड शेयरिंग, आपको याद है तब 8-8 घंटे लोड शेयरिंग शुरू हो गई थी। वो भी इसलिए शुरू हो गई थी बिकॉज फाइनेंशियली पाकिस्तान हैड ग्रोन इतना ज़्यादा कि हमारी कंजम्पशन ये एसीज की और हमारी फैक्ट्रियों की इतनी ज़्यादा हो गई जो पहले हम यूज़ ही नहीं करते थे, अब यूज़ हो रही थी। 24 घंटे सब कुछ चल रहा था। तो इस इरिटेशन की वजह से उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने कहा यार अली तुम ठहरो। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की गलती है कि लोग जो है ये बातें करते हैं, तुम लोग नहीं बताते। फिर उन्होंने सारे हमें कहा कि आप लोगों को चाहिए कि आप आवाम को बताएं दैट वी आर चीपर देन इंडिया, वी आर चीपर देन नेपाल, वी आर चीपर देन श्रीलंका एंड इवन बांग्लादेश। तो हम पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे सस्ता तेल जो है वो दे रहा है। उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। और जो हमारे जो पंडित से फाइनेंशियल विजिट्स थे वो भी बिल्कुल ये बात कहते थे और हमने दुनिया के हिसाब से चलते थे। हम जो सियासी लोग थे, जो हलकों वाले लोग थे, हम ये कहते थे कि जी मेरे गांव में ये उनको बात नहीं समझ आनी कि हम इंडिया से सस्ते हैं या बांग्लादेश से सस्ते हैं। उन्होंने यही कहना कि इन्ने दा तेल सी तुसी इन्ने दा कर देता। सो बट ही हैड हिज पॉइंट, वी हैड आवर पॉइंट एंड आई थिंक वी वर राइट। जब 2008 के इलेक्शन आए तो आपने देखा कि बीबी को शहीद कर दिया गया। बीबी की शहादत से पहले हम सब के इलेक्शन बहुत बेहतर थे और इलेक्शंस के दौरान ये उसकी शहादत हुई और बहुत अच्छी तरह हमारे इलेक्शन जा रहे थे। बट वो जैसे ही शहीद हुई तो हमें कातिल लीग बना दिया गया और कातिल लीग के बाद हमारे नामों पे भी कांटे मारे गए और उसके बाद जो रिजल्ट आए वो आपने देखी। एक दफ़ा हम हॉलैंड गए और हॉलैंड में उस वक्त हॉलैंड भी गए और रोम भी गए, हम वेटिकन भी गए। एंड आई थिंक मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ा एक शानदार लम्हा था कि मैं उनके पोप से मिला। जॉन पॉल II थे एंड ही वाज अ फैंटास्टिक ह्यूमन। उन्होंने हमारी इतनी इज्जत की और उन्होंने हमसे इतना लाड प्यार किया। ही वाज वेरी ओल्ड। मुझे ख़ास तौर पे उन्होंने बड़ा शफ़क़त की। जनरल मुशर्रफ साहब ने जब मेरा तारफ़ कराया, मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे लफ्ज़ बोले। तो उन्होंने जब मेरा हाथ बड़े नरम से, वो बहुत बीमार थे, तो उन्होंने आराम से जब मेरा हाथ पकड़ा तो उन्होंने कहा आई कैन फील गुड इन हिम। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। और उन्होंने अपने मुझे एक मेडालियन भी एक तोहफे के तौर पे दिया, जो कि मेरे यहाँ से पूरी दुनिया में 116 या 216 सिर्फ आज तक वही बने हुई है। और उन पोप का ने जो कमेंट्स दिए मुसलमानों के बारे में वो इतने अच्छे थे कि आप जो खुश हो जाएं सुन के। उन्होंने मुसलमानों और क्रिश्चियंस की हिस्ट्री, बाइबल और कुरान और हम में सिमिलैरिटीज़ और कैसे हम अमन के साथ इस दुनिया को बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर बात की। तो वो एक हिस्टोरिक टूर था। वहाँ से हम हॉलैंड आए तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन की दोस्तों जो प्रेसिडेंसी होती है ना, वो हर साल उस वक्त बदला करती थी। तो उस साल वो प्रेसिडेंसी जो थी यूरोपियन यूनियन की, वो हॉलैंड के पास थी। हम वहाँ पे गए तो अभी तक जनरल मुशर्रफ दुनिया में कहीं भी जाते थे तो वो दुनिया के लाडले थे। जो जॉर्ज बुश उनको गुड फेलो कहते थे और बड़ी दोस्ती थी। और आपस में कुत्तों के नाम और वो कुत्तों की भी बातें होती थी उनकी, यानी पर्सनल लेवल तक उनकी दोस्ती हो गई थी। जब हॉलैंड में आए तो यूरोपियन यूनियन के जो हॉलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त उसको हेड कर रहे थे।
तो मैं था, सुमेरा मलिक साहिबा थी, शेख रशीद साहब थे। आई थिंक हम तीन इस मीटिंग में शामिल थे, और शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि खुसरो बख्तियार साहब भी शायद हमारे साथ, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के फॉरेन अफेयर्स के, शायद वो भी हमारे साथ इस मीटिंग में बैठे थे। तो आमने सामने लंच के ऊपर ये मीटिंग हमारी होना शुरू हुई। तो आमने सामने हमारी ये लंच के ऊपर मीटिंग शुरू हुई। तो सरप्राइजिंगली आई थिंक मुशर्रफ साहब वाज आल्सो टेकन अबैक, उनको भी हैरानगी हुई और वो थोड़ा सा सीधे हो गए कि उन्होंने बात ही यहाँ से शुरू की कि आप वर्दी कब उतार रहे हैं, आप वर्दी क्यों नहीं उतार रहे, आप वर्दी उतार के सियासत करें, वर्दी के साथ हम तस्लीम नहीं करते। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम तस्लीम नहीं करते, बट उन्होंने अपनी एंग्विश और अपने फेयर्स और अपने कि हम तो जमहूरियत के बारे में बात करते हैं और वगैरह वगैरह सारी उन्होंने बात की और सख्ती से बात की। तो मुशर्रफ साहब ने सरप्राइजिंगली उनको कहा कि मैं अपने बारे में क्या बात करूं, ये जो मेरे साथ आएंगे इनसे बात करें। तो शेख रशीद साहब उनके बिल्कुल लेफ्ट पे बैठे थे, तो उन्होंने शेख साहब की तरफ कहा, तो शेख साहब ने माजरत कर ली बात करने से, ये कह के कि मैं इंग्लिश में बात इतनी लंबी नहीं कर सकता। वो ठीक था। तो उसके बाद मेरे से सुमेरा मलिक साहिबा ने बात की और फिर मैंने बात की, और कोई मेरे ख्याल से मैंने को 15-20 मिनट वहाँ पे बात की और बताया कि हाउ द कॉमन मैन हैज़ रियली इम्प्रूव्ड हिज लाइफस्टाइल, और गुर्बत से लोग कितनी दुनिया बाहर आई है और कैसे पाकिस्तान तरक्की कर रहे हो, कैसे हम इलेक्शन लड़के आए हैं। उस वक्त ये चीज़ें ठीक लगती, बट द यूरोपियन यूनियन वर नॉट कन्विंस, वो कन्विंस नहीं हुए। वो चुप जरूर हो गए, उनके हमें हरकतों से बातों से ये पता लगा, बट वो चुप हो गए, बट वो कन्विंस नहीं हुए कि मुशर्रफ साहब शुड कैरी ऑन इन हिज यूनिफॉर्म। और उन्होंने इससे ज़्यादा सख्त बात शायद इसलिए नहीं की क्योंकि वी वर एट द फ्रंट लाइन्स अगेंस्ट द वॉर ऑन टेरर, और पाकिस्तान और मुशर्रफ साहब वेस्ट के सबसे बड़े एलाई थे। ये बड़ा वाक़या था। इसमें मुझे नाम भूल गया, एम्बेसडर साहब हमारे बड़े एलिगेंट से वहाँ पे एम्बेसडर साहब थे, जब खाना आया तो ट्रे गिरा तो उनके ऊपर सारा गिरा दिया, तो वो बेचारे बड़े एम्बेरस भी हुए उस वक्त। और बट मुशर्रफ साहब ने उनको यूँ करके काम किया कि डजेंट मैटर, तो उन्होंने वो लेके काफ़ी सारे टिश्यूज़ नैपकिन इस तरह के उन्होंने साफ़ कर लिया। मेरे ख्याल से उनको उठ के चले जाना चाहिए था, वो साफ करके आते, बट ही मैनेज। सो इट वॉज वेरी इट वॉज अ गुड मीटिंग, वेरी वेरी इनलाइटनिंग। मैंने बहुत सीखा इस दौर में। मैंने कुछ 3 फेडरल मिनिस्ट्रीज इस दौर में की, एक IT एंड टेलीकम्युनिकेशन थी, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे भी था और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भी था। तो पाकिस्तान के तीनों सबसे बड़े महकमे जिसमें लाखों लोग काम करते थे। तो मुशर्रफ साहब के साथ सीखने को बहुत मिला, और अगर हम कोई नई बात उनके पास लेके जाते थे तो वो उसको इनकरेज करते हैं। और मैं आपको वैसे मज़े की बात बताऊं, हम डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ तो हैं, मैं भी हूँ और सारी बातें भी करते हैं, बट मैंने सिविल में भी ये जो इनकी सारी काम की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं ना, वो सारे मेजर जनरल रैंक के होते हैं, और वो तीनों फोर्सेस से एक एडिशनल सेक्रेटरी हमारे होते हैं। अगर आप वहाँ पे कोई काम नया करना चाहते या आप कोई तब्दीली लाना चाहते तो वो लानी बहुत आसान थी। फौज में तब्दीली लाना बहुत आसान थी अगर आपका आइडिया और सोच ठीक है और अगर वो पास होते। जबकि हमारे जो सिविलियन साइड की जो मिनिस्ट्री थी, फॉर एग्जांपल रेलवे, बात तो नामुमकिन थी, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो इसी तरह बाकी शोबों में भी मैंने देखा कि तकरीबन आधो-आध फ़र्क था एक्सेप्टेंसी का। इफ़ यू वांटेड टू डू सम गुड, तो फ़ौज के जो महकमे थे, प्रोडक्शन हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, इनके आगे 10-10, 20-20 महकमे हैं। अगर उसमें आप कोई सजेस्ट करते थे, अथॉरिटी तो थी नहीं डिफेंस मिनिस्टर के पास कि वो खुद कुछ कर सकता, बट वो जो इनको सजेशन देता था उसके ऊपर ज़रूर काम हो जाता था। असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी जनरल मुशर्रफ के ऊपर बहुत हुई, और वो सबको पता है, मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, 2-3 दफ़ा हुई। और उसके बाद उन्होंने एक बेबी ग्लॉक उन्होंने कैरी करना शुरू कर दी, वो अपने टख्तों के साथ, एंटे के साथ। ग्लॉक दुनिया की एक बेहतरीन पिस्टल कंपनी है, और बेबी ग्लॉक जो है, वो ग्लॉक 26 को बेबी ग्लॉक कहते हैं। वो इतनी सी होती, वेरी इजी टू कैरी एंड हैंडल, और बहुत खूबसूरत और
ज़बरदस्त वेपन है। वो उन्होंने कैरी करना शुरू कर दिया, अपने एंकल में लगाना शुरू कर दिया। किसी ने उनसे कहा कि सर इतनी सिक्योरिटी, जब वो चलते थे तो दो दो हेलीकॉप्टर उड़ते थे, तीन तीन हेलीकॉप्टर उड़ते थे, बिकॉज ही हैड सीरियस लाइफ थ्रेट्स। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनसे खुद लड़ना चाहूँगा। सो ही हैड हिज ग्लॉक विद हिम ऑल द टाइम। ख़वातीन हज़रात, यहाँ तक तो मैंने आपको दिखाई एक साइड जनरल मुशर्रफ साहब की, जहाँ पे एज एन ह्यूमन बीइंग मैंने इनको एक ज़बरदस्त इंसान पाया। बड़े समझदार, कल्चर्ड, सोफिस्टिकेटेड और ग्रेशियस आदमी थे, दोस्तों के दोस्त थे। और उनकी अगर मैं बेगम साहिबा का जिक्र ना यहाँ ना करूँ तो ज़्यादती होगी। बेगम साहिबा मुशर्रफ इंतहाई नफीस, इंतहाई एलिगेंट, इंतहाई पोलाइट और बड़ी कैजुअल रहने वाली खातून थी। उनमें वो ऊफ नहीं थी, वो नखरा नहीं था, वो शोबदाबाजी नहीं थी, बड़ी स्वीट थी। और कभी हमने उनको ऐसे नहीं देखा कि वो फर्स्ट लेडी है डिक्टेटर की और वो सबको कह रही हो। कभी उनका कोई स्कैंडल नहीं आया, कोई बात नहीं आई। और एक दफ़ा मुझे याद है वो टर्की से चॉकलेट्स लाई थी, तो उन्होंने हमें चॉकलेट्स भेजी, कैबिनेट मेंबर्स को कुछ चॉकलेट्स भेजी। तो मैंने उनको वापस कॉल की थैंक यू करने के लिए। तो वो एडीसी को मैंने रिक्वेस्ट की, तो थोड़ी देर बाद मुझे बेगम साहिबा की कॉल आ गई कि हाँ अली बोलो उनसे, क्योंकि हम जाते रहे उनके साथ तो थोड़ा सलाम दुआ हो गई थी। तो आई थैंक्ड हर सर, और फिर उनसे बड़ी अच्छी गपशप लगी। फाउंड टू बी वंडरफुल ह्यूमन थी, बहुत अच्छी खातून थी। मैं एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे आपके साथ करने लगा। जनरल मुशर्रफ साहब के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जो उनकी बेटी है वो मेरे ख्याल से सीनियर थी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। हमने 8-9 साल में कभी एक दफ़ा नहीं सुना कि उनकी बेटी या उनके दामाद को कोई ठेका, कोई लैंड डील या किसी किस्म का कोई फेवर हो तो उनको मिला हो, या हमने उनको कोई स्टेट विजिट्स पे अपने साथ देखा हो, या हमने उनको यशकियाँ करते देखा हो। बिल्कुल ऐसे नहीं था। सिर्फ और यह कि वो सरकार के पैसों के ऊपर, आई थिंक वो कराची में रहती थी, और इतना हमें पता था कि अगर उनके बच्चे जो स्कूल जाते थे उनके साथ एक या दो सिक्योरिटी, वो भी हिडन सिक्योरिटी के जो लोग थे वो होते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके बेटे का नाम बिलाल मुशर्रफ था, और मैं आज तक बिलाल मुशर्रफ से नहीं मिला। तो आप खुद सोच लें कि कितना ये पैसों का, जो मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूँ ना, कि वो लालची लोग नहीं थे। बिलाल मुशर्रफ यूज्ड टू वर्क इन द यूएसए, और हमें वहाँ पे फिर एक दफ़ा ये बात बाहर आई, जनरल मुशर्रफ साहब ने हमें बताई कि कोई 10 महीने बाद या 1 साल बाद जहाँ पे वो बिलाल काम करते थे, वहाँ के मालिक को ने उनको बुलाया और उसने हैरानगी से पूछा कि यू आर द सन ऑफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो उसने कहा यस सर। तो इन तमाम बातें ये साबित करती हैं कि वो फाइनेंशियली या मॉरली करप्ट आदमी या डिक्टेटर होने के बावजूद भी गंदे इंसान नहीं थे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पीपल माइट डिफर विद इट। अब हम आ जाते हैं कि हमारे मुल्क को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये बहुत लंबी डिबेट है। इसमें वॉर ऑन टेरर को हमें सारा कवर करना पड़ेगा, उस वक्त के सर्कमस्टांसेस हमें देखने पड़ेंगे। ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाले कमेंट को पूरा उसके ऊपर एक थीसिस लिखना पड़ेगा। बट छोटी सी बात में मैं ये करना चाहूँगा कि इन तमाम खूबियों के बावजूद जब जनरल मुशर्रफ साहब ने NRO दिया पाकिस्तान में, तो उन्होंने ना सिर्फ हमारे साथ, जो उनकी पार्टी थी, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया, गद्दारी की। ये उनको कोई हक नहीं था NRO देने का, और ये सिर्फ और सिर्फ NRO जो दिया गया वो उनकी ज़ात को फेवर करने के लिए दिया गया और मुल्क को नुकसान। यहाँ से उस वक्त भी मुझे इतनी अकल थी, बच्चे थे, जवान थे बिल्कुल, और पाकिस्तान की तरक्की कर रहा था तो हमें ठीक लगती थी चीज़ें। बट ये बाद में आहिस्ता तारीख ने ये साबित किया कि ये गुनाह था, जो कि बहुत जुल्म किया जनरल मुशर्रफ ने हमारे साथ।
और पूरे मुल्क के साथ उन्होंने हमेशा इमरान खान साहब की तारीफ की, उसको अच्छा समझते थे। नवाज शरीफ को कभी उन्होंने बुरे लफ्ज़ों में बात ली की, बट सिर्फ यही कहते थे कि बेवकूफ़ है, स्लो हैं, इनको समझ नहीं आती बात की, और ये खा खा के इनके दिमाग को चर्बी चढ़ गई और समथिंग लाइक दैट। इस तरह, इससे ज़्यादा कभी कोई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत सारी यकीन दहानी कराई हुई थी जनरल मुशर्रफ साहब की टीम को। वो उनको कहते थे जी वक्त आने पे ये आपका साथ देंगे अगर कभी ज़रूरत पड़े। तो मुशर्रफ साहब जब हमसे ये बात करते थे तो सब चीख उठते थे कि आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। पर मुशर्रफ साहब को बाद में पता लगा कि क्या हुआ। फिर ये जो अब हमारे एमिल वली खान साहब हैं, इनके जो वालिद थे असफंद राहत अली साहब, इनकी भी मुलाकात हुई। तो ये मैं फ़र्स्ट हैंड आपको बता रहा हूँ कि इनकी मुलाकात का हाल हमें जब प्रेसिडेंट साहब ने बताया तो ये छोड़ गए। ये पहले इन्होंने सपोर्ट की जनरल साहब को थोड़ी देर के लिए, जब मुलाकात हुई तो उसके बाद छोड़ गए। तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि मेरी यही बात असफंदियार वली से हुई थी कि यार यहाँ पे लोग धोखा बहुत देते। तो असफंदियार वली साहब ने उनको कहा था कि जनरल साहब आपका भी मर्दों से पाला नहीं पड़ा। बट जनरल साहब सियासी तौर पे कोई इतने कामयाब मैंने उनका विजडम नहीं देखी। जब जरदारी साहब और बेनज़ीर साहिबा के साथ उनकी डील हो रही थी तो उस वक्त भी हमारी पार्टी लीडरशिप में, हम तो इस पार्टी लीडरशिप में काफ़ी जनरल मुशर्रफ साहब को कहा ये डील ना करें, ये आपको धोखा दे। और इसमें चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, यही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे और आज भी हैं, शानदार लोग हैं। उन्होंने ये बार बार बात की। बट जो जनरल मुशर्रफ के जो पर्सनल एडवाइजर्स थे, तारिक अजीज़ साहब आए थे, वो पेश थे कि ये हमें डील करनी चाहिए बिकॉज अमेरिकन का भी प्रेशर आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो दैट इज़ द अमेरिकन प्रेशर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, 25 साल मेरी ज़ात की सियासत को और 50, 60, 70 साल मेरे बुज़ुर्गों की सियासत को हो गए जब से पाकिस्तान बना है। What I have found is कि नो अमाउंट ऑफ मनी, चाहे जितने मर्जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें वेस्ट दे दे, वो टेम्पररी फ़ायदा हमारे मुल्क को ज़रूर होता है। मगर एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक, मेरा ओपिनियन है, दोबारा फिर गलत हो सकता हूँ, कि जमहूरियत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। जनरल मुशर्रफ साहब के डिक्टेटरशिप की वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और कम फ़ायदा होता है। जी ख़वातीनो हज़रात, मैं आखिरी बात आपको बताता हूँ कि जनरल मुशर्रफ साहब एक हमारे आखिरी डिनर पे जो प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ साहब ने किया था, शौकत अजीज़ साहब वाज अ फैंटास्टिक मैन। उनकी इंटेग्रिटी भी कमाल थी और ज़बरदस्त आदमी थे, बड़े काबिल आदमी थे। और सबसे बड़ी बात है कि हार्ड वर्क में बिलीव करते थे। 16-16 घंटे वो काम करते थे और काम लेते भी थे। गुड मैन। उनके आने से पहले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, बट ही डिड वंडर्स और उनकी टीम ने भी बहुत शानदार काम किया। खैर, शौकत अजीज़ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्शन में कुछ 2-4 महीने रहते थे, तो नहीं 2-4 महीने से भी कम रहते थे। तो हमारी फेयरवेल डिनर उन्होंने 20-22 लोगों का किया। इसमें कुछ कैबिनेट मेंबर्स थे, कुछ MNAs थे, वी ऑल वर टुगेदर देयर। एंड हम अच्छा, जनरल मुशर्रफ साहब आए तो वर्दी में आए, तो उन्होंने आके अपोलोजाइज़ किया कि मैं वर्दी में आ गया हूँ क्योंकि मैं फील्ड पे गया हुआ था तो लेट हो गया, तो मैं वहाँ से ऐसे ही आ गया। तो खैर खाना खाया, गपशप हुई। अब हम वो स्क्वायर टेबल है बड़ा सा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हम वहीं पे बैठे उनके साथ गप लगा रही थी। तो एक साहब ने कहा, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने जनरल साहब से क्वेश्चन किया कि सर हम ये रोज़ डील्स के बारे में सुन रहे हैं मुहतरमा बेनज़ीर साहिबा के साथ और नवाज शरीफ के साथ और वगैरह वगैरह, इस तरह की जो रूमर चल रही हैं, तो हमारे लीडर तो आप हैं, तो अगर आप ही हमारे मुखालफों के साथ डील कर लेंगे तो हम इलेक्शंस में कैसे जाएंगे। बड़ा वैलिड क्वेश्चन था उस वक्त। तो उस वक्त ये मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने यूँ मुक्के दिखाए थे दोनों, और उन्होंने यूँ मुक्के दिखा के कहा था कि जब तक मैं हूँ ना मोहतरमा बेनज़ीर इस मुल्क में आएंगी और ना ही नवाज शरीफ इस मुल्क में आएंगे, एंड शौकत अजीज़ विल कैरी ऑन एज द प्राइम मिनिस्टर। उसके कुछ दिनों बाद मोहतरमा बेनज़ीर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई और उनका एक बड़ा वेलकम हुआ कराची में, और मोहतरमा के आने के कुछ दिन बाद नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान तशरीफ़
ले आए। तो इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मैं आपको बताया है कि जनरल मुशर्रफ ने इन ऑल इज माइट ये मुक्के हमें दिखाए थे कि कोई नहीं आएगा, शौकत अजीज़ साहब विल कैरी ऑन। और चंद महीनों के अंदर अंदर आपने देखा कि क्या हुआ, और बट द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इन इसके अलावा भी मैं कोई 4 घंटे बात कर सकता हूँ इनके ऊपर, बट हम फिर बात करेंगे। बट अब सिलेक्टिव पॉइंट्स जो हैं हैं 9/11 पे बात करेंगे, फिर जो टेक ओवर था, जो कू था, उसके ऊपर बात करेंगे, और ये जो डील हुई थी इस पे बात करेंगे, और वगैरह वगैरह आपके साथ ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड प्लीज डू pray for Pakistan. We are going through a very tough time. Pakistan, Zindabad.